हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल मॉडर्न शिक्षा में। दोस्तों, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आधुनिक भारत का इतिहास। इससे पहले एक पार्ट मैं आपको दे चुका हूँ दोस्तों, आगे मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ। दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया है 1857 की क्रांति तक, जिसमें आपने पढ़ा था कि मंगल पांडे नाम का एक सैनिक था और मेरठ में जो क्रांति हुई थी उसका वो हीरो था दोस्तों। अब मैं उसको बता देता हूँ आपको उसके बारे में दोस्तों। जो मंगल पांडे है, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। ये दोस्तों 34वीं रेजिमेंट का सिपाही था। 34वीं रेजिमेंट का सिपाही था। और दोस्तों ये बैरकपुर छावनी पश्चिम बंगाल में नौकरी करता था। रहने वाला कहाँ का था दोस्तों? मेरठ का। दोस्तों इसमें हुआ था क्या कि जो आपकी एनफील्ड नामक की एक बंदूक है, उसमें गाय का चर्बी का मांस दोस्तों अंग्रेजों ने मिला करके जनता पर फेंका था, जिसका विरोध मंगल पांडे ने किया था। और यहीं से ही हमारा पहला स्वतंत्रता संग्राम शुरू होता है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं आगे। चलिए दोस्तों, 1857 क्रांति के बाद सीधे चलते हैं हम लॉर्ड मेयो के काल में। लॉर्ड मेयो का जो शासनकाल दोस्तों 1859 से 1872 तक रहा। इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनता है दोस्तों, इसके शासनकाल में जनगणना प्रारंभ हुई थी 1872 में। वही पूछता है आपसे सवाल कि प्रथम जनगणना कब हुई थी? कब हुई थी दोस्तों? 1872 में। फिर सवाल को हार्ड कर देगा, किसके शासनकाल में? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। दूसरा आपका दोस्तों लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन के शासनकाल में इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं दोस्तों, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, कोई क्वेश्चन यहाँ पर पूछा नहीं गया अभी तक। पहला एक्ट दोस्तों, इसने वर्नाक्यूलर एक्ट को पारित कर दिया। इसने क्या किया? वर्नाक्यूलर एक्ट को पारित किया। इसमें दोस्तों क्या था, जो समाचार पत्र थे भारत के, उन पर प्रतिबंध लगा दिया। और दोस्तों आर्म्स एक्ट के तहत जो भारत के लोग हथियार रखते थे उन पर भी प्रतिबंध लगा दिया कि कोई भी भारतीय हथियार नहीं रखेगा। तो दोस्तों उसके बाद आते हैं लॉर्ड रिपन पर। इसका शासनकाल 1880 से 1884 तक रहा। इसने क्या कर दिया? वर्नाक्यूलर एक्ट को हटाया। इसके काल में दोस्तों ये इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, ये वाला इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों, कि सवाल पूछता है आपके एग्जाम में कि नियमित जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन। आपको चार ऑप्शन देगा, दो ऑप्शन आपसे में से लिटन मिलेगा, रिपन मिलेगा, लॉर्ड मेयो मिलेगा। तीनों के तीनों ऑप्शन आपको यहीं से मिलेंगे दोस्तों। आप यहाँ पर देखोगे घबरा जाओगे कि आंसर ये लगाना है या ये लगाना है। आंसर दोस्तों ये लगाना है। अगर आपको पूछे नियमित जनगणना किसके शासनकाल में हुई, नियमित जनगणना किसके शासनकाल में दोस्तों? लॉर्ड रिपन के काल में। और जनगणना किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? किसके? लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। चलिए नहीं दोस्तों, लॉर्ड मेयो। अगर आपसे पूछे कि जनगणना किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई, तो आंसर रहेगा लॉर्ड मेयो। अगर पूछे नियमित जनगणना कब प्रारंभ हुई, तो किसके शासनकाल में? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। अभी अब हम चलते हैं कांग्रेस की तरफ। ठीक है दोस्तों, जब कांग्रेस का गठन होता है। चलिए दोस्तों मैं इसको रफ कर देता हूं पहले। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं कांग्रेस की स्थापना कब हुई। दोस्तों कांग्रेस की स्थापना हुई लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। ठीक है दोस्तों, इसका शासनकाल रहा 1884 से 1888 तक। इसका शासनकाल 1884 से 1888 तक रहा। और आपकी जो कांग्रेस है उसकी स्थापना होती है दोस्तों, उसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, यहाँ से आपसे पूछता है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई? कब हुई दोस्तों? 28 दिसंबर 1885 में। दोस्तों कैसे हुई कांग्रेस की स्थापना? जो आपके एओ ह्यूम हैं वो इसके सचिव हैं। जो एओ ह्यूम हैं उनकी पदोन्नति कर दी गई। वे ब्रिटिश सरकार में थे दोस्तों, उनकी पद अवनति कर दी गई। उसकी पद अवनति के बाद उसने भारतीयों के साथ मिलकर कांग्रेस का गठन किया। कब किया दोस्तों? 28 दिसंबर 1885 में। जितने भी सवाल कांग्रेस से बनते हैं मैं आपको स्क्रीन पर बताने चल रहा हूं दोस्तों। उसके सचिव कौन हैं? सचिव दोस्तों, सचिव हैं एओ ह्यूम। एओ ह्यूम। आपसे पूछे अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी। आपसे ये भी पूछता है WC बनर्जी। कभी आप इसमें कंफ्यूज हो जाए कि WC क्या है, ये दोस्तों उसका शॉर्टकट नेम है व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये इसके सचिव हैं और ये इसके अध्यक्ष हैं।
कौन है इसके? व्योमेश चंद्र बनर्जी। और दोस्तों वायसराय आपसे पूछे, वायसराय देखो मैंने पहले लिख दिया, कौन है वायसराय इसके? लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में इसका गठन हुआ, किसका? कांग्रेस का। ठीक है दोस्तों, अब क्या है, इसकी स्थापना दोस्तों सेफ्टी वाल के रूप में हुई। इसकी स्थापना सेफ्टी वाल्व के रूप में हुई, सेफ्टी वाल्व के रूप में हुई। और दोस्तों इसकी एक शाखा दोस्तों ब्रिटेन में भी खोली गई, इसकी एक शाखा ब्रिटेन में भी खोली गई। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ऐसा हुआ जब कांग्रेस की स्थापना हो रही थी तो उसने देखा, कौन? लॉर्ड डफरिन ने देखा कि इसमें तो चंद लोग हैं, तो दोस्तों अल्पसंख्यक लोगों का समूह मानते हुए लॉर्ड डफरिन ने इसका मजाक उड़ाया। आपसे सवाल सीधा सीधा पूछता है कि किस वायसराय ने कांग्रेस का मजाक उड़ाया? किस वायसराय ने कांग्रेस का मजाक उड़ाया? किसने दोस्तों? लॉर्ड डफरिन ने। लॉर्ड डफरिन ने इसका मजाक उड़ाया। क्यों? अल्पसंख्यक लोगों का दर्जा देकर इसने इसका मजाक उड़ाया। दोस्तों इसकी स्थापना हो गई। इसका जो पहला अधिवेशन है दोस्तों पूना में होना था, लेकिन प्लेग फैल जाने के कारण इसका प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ। तो पहला अधिवेशन कहाँ होना था दोस्तों? मैं यहाँ लिख देता हूँ, पहला अधिवेशन पूना में होना था, लेकिन प्लेग फैल जाने के कारण, प्लेग के कारण कहाँ हुआ दोस्तों? मुंबई में हुआ। तो दोस्तों यहाँ से नींव रखी गई आपकी कांग्रेस की। दोस्तों कांग्रेस से जितने भी सवाल बनते हैं वो आपके स्क्रीन के सामने दोस्तों, इसे छोड़कर कांग्रेस से कोई भी सवाल नहीं बनता। एक बार रिकॉल कर लेता हूँ दोस्तों, कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885 में हुई। इसके सचिव कौन है? कौन दोस्तों सचिव है इसके? A.O. ह्यूम इसके सचिव हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही इसकी स्थापना की है। किस कारण? उनकी पदोन्नति हो गई थी, उन्होंने वहां से नौकरी छोड़ दी और फिर भारतीयों के साथ मिलकर कांग्रेस की स्थापना कर ली। इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष बनाए गए। दूसरा सवाल, किसने कांग्रेस का मजाक उड़ाया? किसने? लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस का मजाक उड़ाया। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? मुंबई में हुआ। होना था कहाँ? पूना में। हुआ कहाँ? मुंबई में हुआ। कहाँ इसकी दूसरी ब्रांच खोली गई? इंग्लैंड ब्रिटेन में इसकी दूसरी ब्रांच खोली गई। इसकी स्थापना किसके रूप में हुई? सेफ्टी वाल के रूप में इसकी स्थापना हुई। दोस्तों ये चंद सवाल आपसे एग्जामिनर पूछता है, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपने ये सब याद कर लिए होंगे। दोस्तों जो कांग्रेस के और सदस्य थे उनका मैं आपको नाम बता देता हूं दोस्तों, मैं इसे रफ कर देता हूं। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपके पास नोट्स नहीं है इस चीज़ का तो दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो दोस्त इन्हें पहले से पढ़ रखा है दोस्तों उनका रिवीजन हो जाएगा। बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। चलिए दोस्तों दिखा देता हूँ, और जो इसमें सदस्य थे दोस्तों उनके नाम क्या क्या हैं। उदारवादी काल। दोस्तों यहाँ से जब कांग्रेस की स्थापना हो जाती है, यहाँ से उदारवादी काल शुरू होता है। मतलब जब 1857 की क्रांति फेल हो गई दोस्तों, उसके बाद कई सारे मतलब क्रांतिकारी गतिविधियां हुई दोस्तों। उसके बाद फिर कांग्रेस ही एक मेन गतिविधि है जिसने इसका रुख पलटा। उदारवादी काल मतलब ठंडा काल। ठंडा काल दोस्तों, इसमें कौन कौन लोग थे? एक तो आपके इसके अध्यक्ष ही हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी, ये WC बनर्जी मैं इनको लिख देता हूँ। दूसरे आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तीसरे आपके GK गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। चौथे आपके दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। दोस्तों ये जो नाम मैंने आपको 4 लिख के दिखाए हैं ये कांग्रेस के उन सदस्यों के नाम हैं जिनमें एक इनके अध्यक्ष हैं। दोस्तों बाद में आपसे पूछता है एग्जामिनर कि इनमें से छांटिए, इनमें से ये बताइए कि कौन नरम दल का नेता है, कौन गरम दल का नेता है। आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, 3 आपको नरम दल के दे देगा, 3 गरम दल, 1 गरम दल का दे देगा। आपसे पूछेगा कि गरम दल के नेता निम्नलिखित में से कौन है। तो दोस्तों अगर इन 4 का नाम आप याद कर लेते हैं तो दोस्तों आपका क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये 4 लोग कौन हैं। ये नरम दल के सभी
नेता हैं दोस्तों, ये कैसे विरोध करते थे? ये सिर्फ लेख पत्रों के माध्यम से या समाचार पत्रों के माध्यम से विरोध करते थे। ये लाठी डंडा बंदूक चलाना नहीं जानते थे, ये चलाते ही नहीं थे दोस्तों। जानते भी होंगे, पढ़े लिखे लोग थे, सभी शहरी नेता थे। तो ये क्या करते थे? समाचार पत्रों के माध्यम से और लेख पत्रों के माध्यम से सिर्फ कांग्रेस के साथ ब्रिटिश सत्ता का विरोध करते थे। कैसे करते थे दोस्तों? समाचार पत्रों और लेख पत्रों के माध्यम से क्या करते थे दोस्तों? विरोध करते थे। क्या करते थे? विरोध करते थे। सभी नेता क्या थे दोस्तों? सभी नेता क्या थे? सभी शहरी नेता थे। सभी शहरी नेता थे। ठीक है दोस्तों, अब ये कांग्रेस की यहाँ पर कहानी समाप्त नहीं होती है। उसके बाद काल चलेगा दोस्तों लॉर्ड कर्जन का। अब लॉर्ड कर्जन में क्या होता है? लॉर्ड कर्जन बंगाल का विभाजन करवा देता है। चलिए दोस्तों, आपको पूरा पढ़ा देता हूँ। दोस्तों इसके बाद का काल है लॉर्ड कर्जन का। दोस्तों ये कब से कब तक रहे? ये 1889 से 1905 तक इनका शासनकाल चला। किनका? लॉर्ड कर्जन का। दोस्तों इसके इंपॉर्टेंट सवाल सिर्फ दो ही हैं कि बंगाल विभाजन किसने कराया? किसने कराया? लॉर्ड कर्जन ने कराया। इसने क्या कराया दोस्तों? बंगाल विभाजन कराया। बंगाल विभाजन कराया इसे लॉर्ड कर्जन ने। बंगाल विभाजन कब हुआ? बंगाल विभाजन 1905 में। कब हुआ दोस्तों? 1905 में। जब बंगाल का विभाजन हो गया उसके बाद भारत में गर्म दल का उदय हुआ। किसके बाद? बंगाल विभाजन के बाद भारत में गर्म दल का उदय हुआ। किसका? गर्म दल का उदय हुआ। गर्म दल का उदय हुआ। चलिए अब दोस्तों क्या हुआ? अब ये 1905 में बंगाली विभाजन हुआ। 1906 में फिर मुस्लिम लीग की स्थापना की सलीम उल्लाह खान ने और आगा खान ने। किसने दोस्तों? सलीम उल्लाह खान ने और आगा खान ने। कब? 1906 में क्या हुआ? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने दोस्तों? सलीम उल्लाह खान ने। सलीम उल्लाह खान और आगा खान ने। और दोस्तों आगा खान ने। दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की दोस्तों? सलीम उल्लाह खान ने और आगा खान ने। 1907 में कराची में इसका संविधान बना। कराची में संविधान बना। 1908 में अमृतसर में पहली बैठक हुई। अमृतसर में पहली बैठक हुई। किसकी? मुस्लिम लीग की। मुस्लिम लीग का उदय कब हुआ? 1906 में हुआ। किसने किया? सलीम उल्लाह खान ने और आगा खान ने। 1907 में कराची में इसका संविधान बनकर तैयार हुआ। 1908 में अमृतसर में पहली बैठक हुई। उधर क्या हो रहा था दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, मैं फिर आपको इसे रब करके बता देता हूं दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर शासन चलता है लॉर्ड मिंटो का। लॉर्ड मिंटो डिट्टे दोस्तों, ऐसे लिख देता हूं मैं। लॉर्ड मिंटो डिट्टे का शासन यहाँ पर चलता है। ये चलता है 1905 से 1900 लगभग 10 तक दोस्तों ये चलता है, 1910 तक। ठीक है दोस्तों इसमें क्या होता है? आपने देखा 1906 में मुस्लिम लीग का उदय हुआ, 7 में उसका संविधान बना, 8 में उसकी अमृतसर में बैठक हुई। लेकिन उधर क्या होता है दोस्तों? इधर थे गरम दल के नेता, उधर थे नरम दल के नेता। दोनों के मतभेद एक दूसरे से नहीं मिलते थे। वो दोस्तों समाचार पत्रों के माध्यम से विरोध करते थे। गरम दल वाले कहते थे समाचार पत्रों के माध्यम से, लेख पत्रों के माध्यम से भारत को आज़ादी नहीं मिल सकती। आज़ादी मिलेगी तो सिर्फ संघर्ष करने से मिलेगी। जैसे दोस्तों आज़ाद भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद दोस्तों, ये सब जैसे यहाँ पर उन्होंने
स्वतंत्रता संग्राम चलाया। तो दोस्तों ऐसे ही यहाँ पर गर्म दल के नेता कहते थे कि ऐसी आज़ादी नहीं मिलने वाली। तो दोस्तों उनका एक अधिवेशन हुआ जिसे कहते हैं सूरत अधिवेशन। क्या कहते हैं? सूरत अधिवेशन। ये दोस्तों 1907 में हुआ सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन, सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ। दोस्तों इसमें क्या हुआ, गरम दल और नरम दल, गरम दल और नरम दल दोनों एक साथ आए और उनकी बैठक हुई। गरम दल और नरम दल एक साथ आए, उनकी बैठक हुई। मतभेद ना मिलने के कारण दोनों में फूट पड़ गई। स से क्या लिखा है 1907 और स से सूरत। सूरत मतलब सूरत नहीं देखेंगे, एक दूसरे की सूरत नहीं देखेंगे। इतने मतभेद हो गए कि हम दोनों एक दूसरे की सूरत नहीं देखेंगे। दोनों मतलब गरम दल और नरम दल दोनों क्या दोस्तों अलग अलग कार्य करने लगे। दोनों कार्य किसके लिए कर रहे? दोनों कार्य कर रहे स्वतंत्रता दिलाने के लिए। ठीक है दोस्तों, लिख देता हूं सूरत अधिवेशन कहाँ हुआ दोस्तों? सूरत में हो 1907 में। गरम दल नेता और नरम दल, गरम दल नरम दल अलग हो गए, अलग हो गए। ठीक है दोस्तों। उधर 1908 में क्या होता है? 1908 में खुदीराम बोस को फांसी हो जाती है। खुदीराम बोस, आपसे एग्जाम में पूछे खुदीराम बोस को फांसी कब हुई? कब हुई दोस्तों? 1908 में हुई। उधर मुस्लिम लीग में क्या हो रहा था? मुस्लिम लीग में अमृतसर में उनकी पहली बैठक हो रही थी और इधर 1908 में खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। उसके बाद आता है दोस्तों 1909 का काल। 1909 में क्या होता है दोस्तों? 1909 में मार्ले मिंटो एक्ट आता है दोस्तों। मार्ले मिंटो एक्ट 1909 में आता है मार्ले मिंटो एक्ट। जो एक्ट पहले चल रहा था दोस्तों, ये 1909 का एक्ट उसकी कमियों को दूर करने के लिए, मैंने आपको कई बार बता लिया दोस्तों कि जो अंग्रेज सरकार थी वो क्या करती थी, जो पहले उनका एक्ट चल रहा है उसकी कमी को दूर करने के लिए दूसरा एक्ट हर 10 साल के बाद, हर 10 साल के बाद एक दूसरा एक्ट लाती थी। तो दोस्तों 1909 में क्या आया? मार्ले मिंटो एक्ट आया। इस एक्ट के तहत क्या हुआ दोस्तों? इसमें मुस्लिमों को इन्होंने ज्यादा पक्षपात दिखाया। किसने? अंग्रेजों ने। पहले क्या हुआ दोस्तों, अभी से 1885 से 1905 तक जो अंग्रेज थे वो हिंदू लोगों के साथ थे और फिर 1905 से दोस्तों 1919 तक दोस्तों अंग्रेज जो है मुस्लिमों का पक्षपात करने लगे। 1909 में भी इन्होंने क्या किया? मुस्लिमों का पक्षपात किया। 1909 में मार्ले मिंटो एक्ट में दोस्तों, मार्ले मिंटो एक्ट में मुसलमानों के लिए सरकार ने अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की। अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र, अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की। कुल मिलाकर बात क्या है दोस्तों? कुल मिलाकर बात यह है इन्होंने मुस्लिमों को सपोर्ट किया, इन्हें आरक्षण की बात कही। तो दोस्तों इसमें क्या हुआ? मार्ले मिंटो एक्ट पूरी तरह मुसलमानों के पक्ष में गया। दोस्तों अब एक सवाल इससे बनता है कि सूरत अधिवेशन, जब सूरत अधिवेशन हो रहा था कब? 1907 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे दोस्तों, इसके अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस। दोस्तों यहाँ तक कहानी है दोस्तों 1909 मार्ले मिंटो एक्ट की। अब आपको ले चलता हूं 1910 में। दोस्तों जो आपके बाल गंगाधर तिलक हैं ये नरम दल के नेता हैं दोस्तों। इन्होंने 2 समाचार पत्र शुरू किए हैं, मराठा और केसरी। एग्जाम में पूछता है कि केसरी जो समाचार पत्र है किसके द्वारा शुरू किया गया? किसके दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक के। इन्होंने 2 त्योहार शुरू किए हैं, जो क्या है दोस्तों? पहला है गणेश चतुर्थी और शिवाजी महोत्सव। जो शिवाजी महोत्सव है दोस्तों ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। गणेश चतुर्थी भी दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया है। किसके द्वारा शुरू किए गए? दोनों बाल गंगाधर तिलक के। उसके बाद दोस्तों हम चलते हैं दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार की तरफ चलते हैं। दिल्ली दरबार, दिल्ली दरबार, दिल्ली दरबार दोस्तों लॉर्ड होल्डिंग के काल में लगाया गया था। लॉर्ड होल्डिंग, लॉर्ड होल्डिंग का शासन काल था। इसने दिल्ली दरबार का आयोजन किया। क्यों किया?
जॉर्ज पंचम जो थे इंग्लैंड के दोस्तों प्रधानमंत्री थे इस टाइम पे, जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी, उनके स्वागत के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। पत्नी और जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए, जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। कब दोस्तों? 1911 में। 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। दोस्तों अगर आपसे पूछे दिल्ली शहर को किसने बसाया, दिल्ली शहर को किसने बसाया, इसका आंसर रहने वाला है लुटियंस ने। लुटियंस ने दिल्ली शहर को बसाया। ठीक है दोस्तों, उसमें जब इनका आयोजन हुआ दोस्तों यहाँ पे दिल्ली दरबार का, उसमें क्या हुआ, जॉर्ज पंचम ने जो आपकी राजधानी है दिल्ली, वो पहले कहाँ थी दोस्तों? कलकत्ता थी। उसने क्या है, उसको स्थानांतरित कर दिया कहाँ पर? दिल्ली में। तो दोस्तों 1911 में दोस्तों घोषणा हुई, 1911 में घोषणा हुई किसकी? राजधानी स्थानांतरण की, राजधानी स्थानांतरण की, और 1912 में बनाई गई, 1912 में बनाई गई। दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कंफ्यूज करते हैं कि दिल्ली तो राजधानी है, कलकत्ता से बनाई गई है स्थानांतरित करके, वो कब उसकी घोषणा हुई? दोस्तों आंसर जल्दबाजी में क्या लगाते थे? 1912, 1912, लेकिन घोषणा कब हुई? घोषणा हुई दोस्तों 1911 में। ठीक है दोस्तों, अभी तक हम पढ़ चुके 1912 तक पहुंच गए दोस्तों। हम सीधे पढ़ेंगे 1947 तक, जब तक भारत देश आजाद नहीं हो जाता। दोस्तों इसकी चाहे एक वीडियो, 2 वीडियो, 3 वीडियो, जितनी वीडियो बने दोस्तों बनती रहेगी। तो चलिए दोस्तों पढ़ते हैं 1913 में। 1913 में दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना हुई, गदर पार्टी की स्थापना, गदर पार्टी की स्थापना हुई दोस्तों। गदर पार्टी की स्थापना की थी दोस्तों लाला हरदयाल सिंह ने। लाला हरदयाल सिंह ने गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका में की थी। दोस्तों इसकी स्थापना क्यों की थी उन्होंने, वो क्या काम करते थे? वहां से चंदा इकट्ठा करके दोस्तों भारत भेजते थे। जो क्रांतिकारी लोग हैं उनके दोस्तों सहयोग के लिए वो चंदा वहां से इकट्ठा करके भेज देते हैं। वहां से कितने सवाल बनते हैं दोस्तों? सवाल बनते हैं कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? कब हुई? 1913 में। किसने की? लाला हरदयाल ने की, लाला हरदयाल सिंह ने की। कहां पर की? अमेरिका में। अमेरिका किस शहर में? सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को शहर में इसकी स्थापना की गई। ठीक है दोस्तों, मैंने मोटिव आपको बता ही दिया, क्यों कि चंदा इकट्ठा करके भारत भेजते थे जो क्रांतिकारियों के काम आ सके। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं। ये दोस्तों एक शब्द है कामागाटा मारू। कामागाटा मारू एक शब्द है दोस्तों, आपने पहले पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा दोस्तों अब पढ़ लो, क्योंकि इससे कई बार पेपर में सवाल पूछा है। दोस्तों एक कामागाटा मारू क्या था? यह पानी का जहाज था जो भारत के हुगली नदी के तट पर पहुंचा था, जिसमें 351 भारतीय लाशें मिली। ठीक है दोस्तों, बस यही 2-3 सवाल इससे बनते हैं कि कामागाटा मारू क्या था? पानी का जहाज था, पानी का जहाज था। कहां पहुंचा? हुगली नदी के तट पर पहुंचा, हुगली नदी के तट पर पहुंचा। कब पहुंचा? 26 सितंबर 1914 को पहुंचा। दोस्तों इसमें क्या था? 351 भारतीय लाशें मिली, भारतीय लाशें मिली, 351 भारतीय लाशें इसमें से मिली। और दोस्तों इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों? इस जहाज से बाबा गुरुदत्त का नाम जुड़ा हुआ है, बाबा गुरुदत्त का नाम जुड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, कितने सवाल बनते हैं? कामागाटा मारू क्या था? पानी का जहाज था। कहां पहुंचा? हुगली नदी के तट पर पहुंचा। कब पहुंचा? 26 सितंबर 1914 को पहुंचा। कितनी लाशें मिली? 351 भारतीय लाशें मिली। बाबा गुरुदत्त सिंह का नाम किसके साथ जुड़ा हुआ है? किसके साथ? कामागाटा मारू के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, इधर ये जहाज पानी का यहाँ भारत में पहुंचा, उधर क्या है दोस्तों? उधर प्रथम विश्व युद्ध छिड़ चुका था,
उधर क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध छिड़ चुका था। विश्व युद्ध की भी दोस्तों आप कहानी सुन लो आप। प्रथम विश्व युद्ध दोस्तों, एक तरफ थे मित्र राष्ट्र, एक तरफ थे दूरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में दोस्तों कौन कौन था, इंग्लैंड और फ्रांस था। और दूरी राष्ट्र में दोस्तों जर्मनी, इटली और तीसरा देश इसमें दोस्तों था तुर्की। तीसरा देश इसमें तुर्की था। दोस्तों जो अमेरिका था, अमेरिका, इसको यूएसए लिख देता हूं मैं, यूएसए में निष्पक्ष था। अमेरिका दोस्तों पहले से एक चालाक देश है। अमेरिका क्या है, एक पहले से चालाक देश है। वो ये देखता है कि कौन पार्टी जीतने वाली है, जो पार्टी जीतने वाली है वो उसी के साथ लग जाता था। तो इसमें क्या हुआ दोस्तों, अमेरिका सेंध लगाकर देख रहा था जब विश्व युद्ध हो रहा था। जिसको भी किसी भी चीज की जरूरत पड़ती थी दोस्तों, बारूद जो भी इसमें चाहता दोस्तों, उसमें क्या होता था दोस्तों, उसके सेल कर देता था। तो दोस्तों वो क्या है, उससे पैसा कमाता। जिसको भी हथियार की जरूरत पड़ती थी वो हथियार कहाँ से लेते दोस्तों, अमेरिका से लेते थे। और अमेरिका ने इस प्रथम विश्व युद्ध में पूरा मजा लिया। इसमें क्या हुआ दोस्तों, इस युद्ध की शुरुआत, ये तो पहला विश्व युद्ध है, फिर द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या हुआ, दोनों तरफ दूरी राष्ट्र ही हारे। इसमें जीत किसकी हुई, इसमें जीत इंग्लैंड की हुई, इसमें जीत मित्र राष्ट्र की हुई है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें दोनों तरफ क्या हुआ, दूरी राष्ट्र ही हारे हैं, ठीक है। दोस्तों जो प्रथम विश्व युद्ध है दोस्तों, ये चला है 1914 से 1918 तक। 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या हुआ, भारत भी इंग्लैंड का साथ दे रहा था। और कौन था इसमें दोस्तों, भारत भी इंग्लैंड का साथ इसमें दे रहा था। और इसमें क्या है, जर्मनी, इटली और तुर्की था। चलिए दोस्तों अब चलते हैं आगे की ओर। अब क्या हुआ, 1915 में क्या हुआ दोस्तों, 1915 में गांधी जी जो थे वो दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे। कब दोस्तों, 9 जनवरी 1915। 1915 को गांधी जी भारत आए। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आए। और 9 जनवरी को ही दोस्तों हमारे भारत में प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तब से ही दोस्तों भारत में प्रवासी दिवस मनाया जाने लगा है। दोस्तों ये कई बार परीक्षा में सवाल पूछा गया है कि प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। कब दोस्तों, 9 जनवरी को मनाया जाता है। इधर दोस्तों फिर 1916 में एक मीटिंग हुई जिसे कहते हैं लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौता, लखनऊ समझौता के नाम से मीटिंग जानी जाती है। कब हुई दोस्तों, 1916 में। इसमें दोस्तों क्या हुआ, गरम दल और नरम दल एक हो गए। जब इन दोनों की मीटिंग हुई, इसमें गरम दल और नरम दल दोनों, इसकी अध्यक्षता किसने की है, अंबिका चरण मजूमदार ने। अंबिका चरण मजूमदार ने, इसके अध्यक्ष कौन थे, अंबिका चरण मजूमदार थे। इस लखनऊ समझौते में क्या हुआ, गरम दल और नरम दल दोनों एक हो गए। और जो मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग ने भी कहा कि आप संघर्ष चालू रखो, हम भी बाहर से सपोर्ट करेंगे। तो मुस्लिम लीग भी साथ आ गई। फिर इधर क्या हुआ, 1916 में बीजी तिलक ने होम रूल आंदोलन चलाया। क्या चलाया, होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन चलाया। और 1916 में ही एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन चलाया। 1916 में ही एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन चलाया। दोस्तों जो होम रूल आंदोलन है, बीजी तिलक ने दोस्तों ये अप्रैल में चलाया और जो एनी बेसेंट ने ये अक्टूबर में चलाया। दोस्तों फिर बाद में क्या हुआ, 1918 में दोनों को विलय कर लिया गया। दोनों का विलय कर लिया गया। 1918 में विलय कर लिया गया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। फिर मैं इधर थोड़ा सा और लिख देता हूं। दोस्तों जब ये 1916 का लखनऊ समझौता हो रहा था, इसमें क्या हुआ, एक बिहार के थे दोस्तों राजकुमार शुक्ल यहाँ पर इनसे मिले महात्मा गांधी से। उन्होंने महात्मा गांधी को कहा कि साहब
हमारे बिहार में नील की खेती के विरुद्ध थोड़ा सा आंदोलन चलाइए। वहाँ के लोग, जो किसान लोग हैं, बहुत ही दुखी हैं। तो गांधी जी ने क्या किया, उसे थोड़ा सा बाइकाट कर दिया, थोड़ा सा इग्नोर कर दिया। लेकिन जो राजकुमार शुक्ल हैं वो बार बार उनसे निवेदन करते रहे। फिर निवेदन करने के बाद गांधी जी मान गए और उनके साथ वादा किया, हाँ ठीक है मैं बिहार आऊँगा। फिर दोस्तों 1917 में गांधी जी बिहार गए। 1917 में क्या हुआ, बिहार गए और चंपारण सत्याग्रह किया। चंपारण सत्याग्रह किया। कहाँ पर है ये चंपारण, बिहार में है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या था चंपारण सत्याग्रह, ये नील की खेती के विरुद्ध था। वो क्या कहते थे कि 3/20 भाग, ये क्या दोस्तों 15% का इसमें मामला था। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कही 3/20 होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसे क्या कहा जाता है, तीन कटिया प्रणाली। वो क्या था, 3 कटिया प्रणाली की 20 में से 3 हिस्से आप रखेंगे और 17 हिस्से हमें देंगे। तो ये क्या थी, 3 कटिया प्रणाली, जो चंपारण में चल रहा था। किसके विरुद्ध दोस्तों, नील की खेती के विरुद्ध। इसे मैं रख कर देता हूं, नील की खेती के विरुद्ध, नील की खेती के विरुद्ध। दोस्तों इससे क्या क्या सवाल बनते हैं, इससे सवाल बनते हैं कि गांधी जी का प्रथम सफल सत्याग्रह कौन सा था। कौन सा दोस्तों, चंपारण का सत्याग्रह। कहां पर हुआ, बिहार में हुआ, पहला प्रथम सफल सत्याग्रह। गांधी जी किसके कहने पर बिहार आए, किसके कहने पर दोस्तों, राजकुमार शुक्ल। और जो दोस्तों वहां पर रुके फिर ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के वहां पर ये रात को रुके थे। क्या है, रुके थे। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका चंपारण सत्याग्रह। 1918 में क्या हुआ, 1918 में क्या हुआ, एक सत्याग्रह हुआ खेड़ा गुजरात में, और दूसरा हुआ अहमदाबाद। इसमें क्या हुआ दोस्तों, खेड़ा सत्याग्रह, दूसरा सत्याग्रह 18 में कहाँ हुआ, खेड़ा में हुआ, ये गुजरात में है। अहमदाबाद ये गुजरात में है। तो दोस्तों ये किस लिए था, अहमदाबाद वाला पूछा जाता है। ये क्या था दोस्तों, मिल मजदूरों के लिए, मिल मजदूरों के लिए जो बोनस है दोस्तों, कंपनी बोनस नहीं दे रही थी मजदूरों को, तो गांधी जी ने जाकर वहां फैसला कराया और 30% पर उनका फैसला करवा दिया। तो दोस्तों ये था गांधी जी का 1918 का सत्याग्रह। ठीक है दोस्तों, फिर 1919 का मैं दोस्तों आपको अगली वीडियो में पढ़ाने वाला हूं। दोस्तों अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई सारी चीज़ें अच्छी लगी हैं तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। दोस्तों आप जो है ना मुझे कमेंट बॉक्स में बताते नहीं हो कि आपको वीडियो कैसी लगी ना। दोस्तों आप लाइक कर दो यार, और लोगों भी तो वीडियो देखते हैं, आप वो भी तो यही चीज़ पढ़ाते हैं, थोड़ा अच्छा पढ़ा देते होंगे, लेकिन दोस्तों मैं कंटेंट आपको पूरा बताता हूँ यार, लाइक तो कर दिया करो दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में।